हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन। बेटे, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो वो दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है और दूसरा क्वेश्चन होता है जी जिसमें एडजस्टमेंट होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट आती है। तो बेटे देखो, उन क्वेश्चंस पे चला जाए उससे पहले मैं आपके साथ एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट आती है हमें किस तरीके से उसे दिखाना है, हमें कैसे उसे समझना है, ये सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे, जितनी भी बातें मुझे आपको बतानी है मैंने यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। मैं एक एक करके आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आप ध्यान से समझिएगा, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है कि एडजस्टमेंट होती क्या है। अब बच्चा जब 11th क्लास से 12th क्लास में आता है तो क्लास 11th में उसने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा होता है। तो बच्चे की समझ में यही होता है कि एडजस्टमेंट वैसा ही कुछ होगा। तो अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। क्लास 11th और क्लास 12 के कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्लास 11 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो एडजस्टमेंट्स दोनों चैप्टर में, दे बोथ आर डिफरेंट। यस, देखिए 11th क्लास की एडजस्टमेंट्स दो जगह पे आती थी, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो एक ही जगह पर आएगी। कई बार उसे दूसरी जगह से हटाना पड़ेगा, हालांकि उसका भी ड्वेल इफेक्ट होगा लेकिन वो दूसरी जगह से हटाया जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो एक ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया। अब बेटे, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बातें नोट्स के थ्रू बतानी है, एक एक करके मैं वो सारी बातें उठा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, ये आपको बताएगा कि जी एडजस्टमेंट क्या होती है और क्वेश्चन में कहाँ देखने को मिलती है। देखिए, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, ये दो चीजें मतलब एक ही होती है। वैसे बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में असल में देखने को मिलता है, लेकिन कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो उस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड बेटे एक खर्चा होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट का ये पार्ट नहीं होता है, तो ये बैलेंस शीट में तो दिखाया नहीं जा सकता। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता, ये हमारे अकाउंटिंग कंस्ट्रेंट्स है, मतलब हमारे अकाउंट्स की रुकावटें हैं। वो P&L का आइटम है तो बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, और P&L क्वेश्चन देगा नहीं बैलेंस शीट के साथ। तो क्वेश्चन ऐसी सूचनाओं को एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत आपको प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट के ठीक नीचे। तो ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि एडजस्टमेंट असल में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है। अब दूसरी बात, अभी मैं आपको बता रहा था कि क्लास 11th से डिफरेंट है ये एडजस्टमेंट। वो क्यों है? देखो बेटे, 11th क्लास में जब हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बेटे जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना वो दो जगह आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही जगह आएगी, कई बार दूसरी जगह से वो हटाई जाएगी। और आप हमेशा देखेंगे कि जब हटाने का काम होता है तो वो ऑपरेटिंग में हो रहा होगा, और जब दिखाने का काम होगा तो वो इन्वेस्टिंग में या फिर फाइनेंसिंग में हो रहा होगा। तो अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स आनी है वो एक तो ऑपरेटिंग से हटाई जाएगा उसका इफेक्ट हो, दूसरा वो या तो इन्वेस्टिंग में दिखाई जाएगी या फिर वो दिखाई जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट्स रहने वाली है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमारी हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं उन्हें आपको समझाऊंगा कैटेगरी वाइज। कई ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जिनके लिए डेड श्योर है कि वर्किंग नोट बनेगा और वो भी एक अकाउंट बनेगा।
अब कौन सी एडजस्टमेंट है ऐसी और कौन सी नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कुल मिला के हमारी 7 एडजस्टमेंट्स हैं। जितने बेटे जी इस दुनिया के अंदर वंडर्स कहे जाते हैं, 7 समंदर कहे जाते हैं, 007 बॉन्ड का भी नंबर यही है, बस वही उतनी ही एडजस्टमेंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में करनी है। इन एडजस्टमेंट्स की 3 कैटेगरी मैंने बनाई है। ये है पहली कैटेगरी की एडजस्टमेंट, ये है दूसरी कैटेगरी की एडजस्टमेंट और ये है तीसरी कैटेगरी की एडजस्टमेंट। पहली कैटेगरी की एडजस्टमेंट ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके अंदर आपको करनी होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी, ठीक है जी। कभी एक जगह आएगी, कभी 2 जगह आएगी, लेकिन आएगी। दूसरा है डेट ऑफ इशू ऑफ रिडम्पशन। ये वाली जो एडजस्टमेंट है इसकी आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती, ये मात्र एक इंफॉर्मेशन होती है। और तीसरी है ऐसी एडजस्टमेंट जिनके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो मतलब कुल मिला के 7 एडजस्टमेंट्स हैं और मैंने उन 7 एडजस्टमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है जिसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, कोई अकाउंट नहीं बनेगा। दूसरी ऐसी है जिसकी ना अकाउंट बनेगा ना रिकॉर्डिंग होगी। और तीसरी ये है जिसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और अकाउंट भी बनेगा। क्या क्या है? पहली कैटेगरी है अकाउंट नहीं बनेगा लेकिन रिकॉर्ड होगी। दूसरी कैटेगरी सिर्फ एक सूचना होती है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। तीसरी कैटेगरी में ये रिकॉर्ड भी होगा और अकाउंट भी बनेगा। मतलब ये बेटे 3 ऐसी एडजस्टमेंट है जिनके लिए अकाउंट नहीं बनाना, एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, बस डेट को देखना होता है उसमें, और 3 ऐसी एडजस्टमेंट है जिनके लिए अकाउंट बनता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिनके लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का काम करेंगी। वो है अगर आपको ट्रांजैक्शन की डेट गिवन हो। बेटे कई बार आपको एडजस्टमेंट इस तरीके से आएगी जिसके अंदर आपको रिडम्पशन की डेट गिवन होगी या फिर आपको उस क्वेश्चन के अंदर इशू की डेट गिवन होगी। ये अक्सर डिवेंचर्स के डेट के बारे में होता है, इन्वेस्टमेंट खरीदने की डेट के बारे में होता है। बेसिकली ये जो डेट वाली ट्रांजैक्शन होती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाती है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकें उस डेट के हिसाब से। इसका बस ये पर्पस होता है। तो मतलब ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होती है। फिर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट आती है जो रिकॉर्ड होती है। इसमें हमारी बेसिकली तो 2 ही हैं, लेकिन इन्हें हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला इंटरेस्ट पेड है, मतलब इंटरेस्ट पेड अकाउंट नहीं बनेगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा, बस ये जहां दिखाई जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां आएगी। डिविडेंड की कोई भी एडजस्टमेंट हो गई। अब डिविडेंड भी 3 तरह के होते हैं, प्रपोज्ड होता है, इंटरिम होता है और एक फाइनल डिविडेंड पेड, ये भी होता है। इन्हें एक एक करके डिस्कस किया जाएगा हर एक एडजस्टमेंट को। फिर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी जिसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में और उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे डेप्रीसिएशन हुआ फिक्स एसेट्स पे, या प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, या फिर फिक्स एसेट्स का खरीदना या बेचना हुआ, या उस पर कोई गेन हुआ। तो कुल मिला के ये 7 एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आती है तो एडजस्टमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखते हुए चलिएगा ध्यान से। पहली एडजस्टमेंट है डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिडम्पशन। बेटे देखो, कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को ये मिलेगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेट बता दी जाएगी। वो डेट किस तरीके से बताएगा कि भैया इस दिन हमने डिवेंचर्स को इशू किया, या इस दिन हमने डिवेंचर्स को रिडीम किया, या फिर वो आपको डेट बताएगा कि इन्वेस्टमेंट इस दिन खरीदी। ये सारी चीजें बताएगा। अब अगर आपको डेट गिवन हो तो एक बात आप पल्ले बांध लीजिए, उस डेट के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं, बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखनी है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में है, पूरे क्वेश्चन में बस एक ही बात बताई गई है कि भैया डिबेंचर 1 अप्रैल 2017 को रिडीम हुए।
तो इससे कोई भी रिकॉर्डिंग करने में फर्क नहीं आएगा। बस अब आप ये देख लीजिए कि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट इसके हिसाब से लगे। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो ये 12% डिवेंचर्स शुरुआत में 30,000 है और बाद में नील है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि जो डिवेंचर रिडीम किए गए थे वो पहली तारीख को ही कर दिए गए और पूरे साल हमारे पास 0 डिवेंचर है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। बस इस तरीके से, मतलब ये एक इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए ही आपके काम आने वाली चीज है और इसका कुछ भी नहीं होना। आगे देख लीजिए, जैसे एक ये भी क्वेश्चन है जी, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज, नहीं ये तो इंटरेस्ट पेड हो गया, ये नहीं है। और इसके अलावा डेट वाली अगर मैं एडजस्टमेंट आपको दिखाऊं, कई क्वेश्चंस में दिखेगी हमें जैसे देखिए यहां बताया हुआ है न्यू डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2017, ये देख रहे हैं आप। तो अगर मैं यहाँ डिवेंचर्स को देखूं तो डिवेंचर्स का पिछले साल 1 लाख का बैलेंस है और एंड में 1,50,000 का। इसका मतलब ये जो 50,000 बड़े हैं वो इशू करने की वजह से बड़े थे और ये इशू कब हुए, 1 अक्टूबर को हुए। तो इसका मतलब बेटे इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए शुरुआत में 1 लाख के डिवेंचर थे, 50,000 के तो 1 अक्टूबर को आए, यानी कि 6 महीने बाद। तो मतलब इसमें इंटरेस्ट हमें 6 महीने का तो 1 लाख पे देना है और बाकी का 6 महीने का हमें 1,50 पे देना है। बस ये एडजस्टमेंट होती है हमारी जब भी कोई डेट आती है। इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये सिर्फ यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर जो शेयर्स वगैरह होते हैं उसके डिविडेंड की कैलकुलेशन में इस डेट का यूज होता है। तो मतलब डेट का इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए और कोई इसका यूज नहीं है। लो जी, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है जो खत्म हो गई। इस एडजस्टमेंट में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आइए सेकंड एडजस्टमेंट पे, ये है हमारी इंटरेस्ट पेड। मान लो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ इतनी सी बात गिवन हो कि जी हमने इंटरेस्ट पे किया। जैसे देखिए ये रहा, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन अमाउंटेड टू ₹14,100, या फिर आपको इस तरीके से गिवन हो जैसे अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन, उसमें था ये देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन 18,000। और भी आएगा जी, कई क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंटेड टू ₹8,000। मैं इस किस्म की एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। बेटे ये जो एडजस्टमेंट है बहुत ही आसान है। आप मुझे बताइए इंटरेस्ट पेड किस एक्टिविटी का पार्ट है। आप सबको पता है कि इंटरेस्ट पेड इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो इंटरेस्ट पेड को दिखाया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ध्यान से सुनिएगा बेटे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसे दिखाया जाएगा, और क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से आउटफ्लो होता है तो आपको इस इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है। पहली चीज ये। दूसरा, इंटरेस्ट पेड कहीं भी नहीं आएगा। हाँ ध्यान से सुनिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हटाया जाएगा। आ नहीं रहा है बेटे, कंसेप्ट ध्यान से समझना। एक होता है जी दो जगह दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहे ऐसा। दिखाया तो बेटे सिर्फ और सिर्फ ये जा रहा है कहां पे, फाइनेंसिंग में, क्योंकि उस एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग से तो हटाया जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये एक फाइनेंसिंग खर्चा होता है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है। तो मतलब आप इसे दो जगह कहां लेकर जाएंगे, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप इसे माइनस करेंगे इस इंटरेस्ट पेड को, और दूसरा आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हटाएंगे भी क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग खर्च है और पहले ये माइनस हो चुका है तो हटाने के लिए ऐड किया जाएगा। यही चीज मैंने आपको यहां लिखवाई है कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसे दिखाएंगे क्योंकि वहां पे ये आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इसे दिखा रहे हैं क्योंकि वहां से हटाया जा रहा है, आता नहीं है।
तो अब अगर मान लो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये पूछा जाए बताइए कि इंटरेस्ट पेड किस एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो बड़ा आसान है। अब आप बता सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड इज पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बस बेटे वहां आएगा और ये यहां से हटाया जाएगा और इस वजह से इसे हमें ऐड करना है। ये है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2। बताइए समझ में आया या नहीं? मजे मजे में हमने 2 एडजस्टमेंट कर ली। पहली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाली ये देखो जिसमें कुछ नहीं करना, फिर रिकॉर्डिंग में पहली कर ली इंटरेस्ट पेड। अब हम करेंगे डिविडेंड की एडजस्टमेंट। ठीक है जी, देखते हुए चलिएगा। ये बेटे इंटरेस्टिंग होने वाली है। एडजस्टमेंट नंबर 3, डिविडेंड एडजस्टमेंट। देखिए मैं इसकी एडजस्टमेंट आपको कराऊं उससे पहले मैं आपसे डिविडेंड के ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन कर लेता हूं कि किसी बच्चे को ये ना रहे कि हमें डिविडेंड पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि इसका पता होना जरूरी है, तभी आप इसकी अकाउंटिंग ढंग से कर पाएंगे। बेटे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है, फिर बात करेंगे कि डिविडेंड कितनी तरह के होते हैं। डिविडेंड शेयर्स पे कंपनियां अक्सर जो रिटर्न देती है उसे डिविडेंड कहती है। मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस पर कोई भी आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कोई भी इनकम मिलेगी, तो आप उसे डिविडेंड कहेंगे। अब सर इसे डिविडेंड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक लॉजिक है। डिविडेंड को देने की एंट्री किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या किसी भी अकाउंटिंग ईयर में सबसे लास्ट एंट्री होती है, क्योंकि डिविडेंड देना हमेशा एंड में ही होता है, तो इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एट एंड। धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई तो आप जानते हैं लंबी चीज़ों को छोटा कर दिया जाता है, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एट एंड को डिवाइडेड एट एंड कहा जाने लगा। फिर आपकी जनरेशन जैसे बच्चे आए वो और भी ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कहा क्या डिवाइडेड एट द एंड भी बोल रहे हो, सीधा डिविडेंड बोल दो। तो मतलब ये कि डिविडेंड इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एट द एंड। ठीक है जी, तो ये तो होता है डिविडेंड। अब बेटे डिविडेंड जो है 3 तरह के होते हैं, ये समझने वाली बात है। डिविडेंड के भी टाइप्स होते हैं जी। देखिए अब जरा डिविडेंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तीन तरह के डिविडेंड्स होते हैं। सबसे पहला जो डिविडेंड है ये होता है परपोज्ड डिविडेंड। दूसरा जो डिविडेंड होता है इसे कहा जाता है फाइनल डिविडेंड, और तीसरा जो डिविडेंड है इसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो ये 3 तरह के डिविडेंड होते हैं हमारे। सबसे पहले परपोज्ड, उसके बाद फाइनल और उसके बाद इंटरिम। अब बात करते हैं जी ये क्या है, परपोज्ड क्या है, ये फाइनल डिविडेंड क्या है। लेकिन मैं उससे पहले एक और बात बता दूं कि इस डिविडेंड को कई बार क्वेश्चन फाइनल डिविडेंड ना लिख के सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पेड लिख देगा। ठीक है, तो कई बार ये इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। परपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो शब्द है डिविडेंड, इसका मतलब पता चल गया। अब इस बात ये जो शब्द आ रहा है परपोज्ड, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में परपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, मतलब हमारी तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, परपोज्ड डिविडेंड कहते हैं। किसकी तरफ से रखा जाएगा? देखिए
जब भी कोई ईयर एंड होता है तो उस साल जितना भी प्रॉफिट कमाया होता है उस प्रॉफिट का किस तरह से बंटवारा करना है, ये फैसला लेना होता है फाइनेंस मैनेजर को। फाइनेंस मैनेजर इस चीज का जब डिसीजन लेता है तो वो अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखता है कि साहब 12% ऑफ द प्रॉफिट कैन बी गिवन एज डिविडेंड, बाकी हम रिजर्व में रख लेते हैं। 40% कैन बी डिविडेंड गिवन एज डिविडेंड, बाकी हम रिजर्व में रख लेते हैं। एक अपनी तरफ से प्रस्तावित डिविडेंड दे देता है। ये जो प्रस्तावित डिविडेंड होता है ये बेटे पक्का नहीं है कि इतना ही अमाउंट पे किया जाएगा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो डिविडेंड दिया, क्या यही डिविडेंड दिया जाएगा, इस बात का फैसला शेयर होल्डर करते हैं। और शेयर होल्डर ये फैसला करते हैं जब उस साल की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। आमतौर पे ये एनुअल जनरल मीटिंग अगले साल सितंबर 30 तक हो जाती है। तो मतलब समझिए होता क्या है, 31 मार्च को फाइनेंस मैनेजर अपनी तरफ से एक डिविडेंड बता देता है। वो एक प्रस्तावित डिविडेंड होता है, इसलिए उसे प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है। फिर जब एजीएम आती है तो एजीएम के अंदर ये बात पूछी जाती है शेयर होल्डर से कि क्या आपको हम इतना ही डिविडेंड दें। अगर हाँ करते हैं तो उतना ही दे दिया जाता है, और अगर ना करते हैं तो जितना वो कहते हैं उतना डिविडेंड दे दिया जाता है। मतलब वो अगर ज्यादा गए कम गए उनके वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए डिविडेंड 31 मार्च को हमें अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है एज ए प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी, ये होता है प्रपोज्ड डिविडेंड जो कि प्रस्तावित होता है फाइनेंस मैनेजर के थ्रू। बट क्या यही डिविडेंड पे होता है, तो इसका जवाब है नहीं। डिविडेंड तो पे तब होता है जब शेयर होल्डर उस बात पे अपनी वोटिंग कर देते हैं कि हाँ जी इतना ही अमाउंट दिया जाए। तो देखिए शेयर होल्डर जब प्रपोज डिविडेंड को पक्का मान लेते हैं कि यही देना है, तो उसी डिविडेंड को, प्रपोज डिविडेंड को शेयर होल्डर के वोटिंग्स के बाद कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। हालांकि फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट वेरी कर सकता है। अब जैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी की जाती है। तो देखो जरा समस्या क्या है, डिविडेंड किस साल का है, इस साल का, मान लीजिए करंट ईयर का, और करंट ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो इस दिन तो वो प्रपोज बनता है, लेकिन पेमेंट इस साल नहीं होती है। पेमेंट अगले साल जाके होती है, वो भी सितंबर के महीने। समझ रहे आप इस बात को? देखिए इसी डिविडेंड को प्रपोज और इसी डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो मतलब ये प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ईयर एंड पे फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोज करता है, और फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो असल में पे किया जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। तो ये दोनों डिविडेंड तो हो गए। ये दोनों डिविडेंड बेटे एक साल में दे दिए जाते हैं, ये एक बार दिए जाते हैं और ईयर एंड पे ही दिए जाते हैं। मतलब ये ईयर एंड पे होता है, ये पिछले साल का होता है। बस इतनी सी बात है। ये तो हो गए ईयर एंड डिविडेंड। अब मान लो कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा हो जाए और वो साल के चलते चलते मिड में ही ये डिक्लेयर कर दे कि मैं इस बार एक्स्ट्रा डिविडेंड दूंगी। कंपनी ने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दे दिया। ये डिक्लेरेशन असल में शेयर होल्डर्स के थ्रू ही लिया जाता है, उनसे ही फैसला करवाया जाता है कि इसे प्रॉफिट अच्छा है तो क्या बीच में ही बंटवारा कर दिया जाए। तो वो कहते हैं आज ही कर दीजिए, अच्छी बात है। तो बेटे जो डिविडेंड ईयर एंड पे ना मिलके किसी भी साल के बीच में मिलता है तो हम उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये जो शब्द है इंटरिम, इसका मतलब ये होता है इंटरमिशन, इंटरवल, मतलब बीच में होना। तो ये होता है वो डिविडेंड जो ईयर एंड पे नहीं, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर दिया जा सकता है। और ये दोनों वो डिविडेंड है जो खास तौर पे ईयर एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें इस डिविडेंड को कभी भी फाइनल करके ट्रीट नहीं करना है। मतलब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रपोज डिविडेंड देगा, फाइनल नहीं देगा।
और अगर उसने मान लीजिए ये वाला डिविडेंड दिया तो वो आपको परपोज नहीं देगा, और अगर उसने ये वाला डिविडेंड दिया तो वो ये दोनों नहीं दे रहा होगा। आमतौर पे क्वेश्चन ऐसा होता है। हालांकि परपोज के साथ इंटरिम आ सकता है और फाइनल के साथ भी इंटरिम आ सकता है, लेकिन फाइनल और परपोज आपको कभी भी एक क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए परपोज डिविडेंड जो है इसका तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डिविडेंड पेड गिवन है, तो बेटा आपको हमेशा ही डिविडेंड पेड एक सिंगल अमाउंट बताया जाएगा कि हमने कितना डिविडेंड पे किया। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरिम डिविडेंड है तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है जी, यहाँ पे भी आपको एक सिंगल अमाउंट ही बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सिंगल अमाउंट वाले डिविडेंड होते हैं इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, और ये वही ट्रीटमेंट है जो इंटरेस्ट पेड का है। बेटे डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, और क्योंकि ये आउटफ्लो हुआ है लेस हो जाएगा। सेम गोज विद इंटरिम डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा और लेस हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये आता है, ध्यान से समझिएगा, मतलब डिविडेंड पे करना इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ तो ये आता है जी। अब ये हटाया कहां से जाता है, तो अब ध्यान से सुनिए, हटाया ये कहां से जाएगा, ये ऑपरेटिंग में नहीं हटाना अब आपको, ये हटेगा पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वर्किंग नोट में आपको डिविडेंड को ऐड करना होता है। याद कर लीजिए पीबीटी की कैलकुलेशन में तीन चीजें आप इंक्रीमेंटल प्रॉफिट में ऐड करते थे, रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स, ये तीन चीजें। तो बेटे डिविडेंड का वही ट्रीटमेंट है, ऐड होगा यही अमाउंट, कहां पे ऐड होगा जी, पीबीटी के वर्किंग नोट में, यही अमाउंट, क्योंकि एक ही अमाउंट गिवन होगा ना इसका, माइनस भी होगा कहां, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये फाइनेंसिंग में तो आता है, उस एक्टिविटी का पार्ट है। पीबीटी में ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट हटाना है, ये हटाया जा रहा है जी यहां से। और सेम गोज विद इंटरिम डिविडेंड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, लेकिन पीबीटी में आप इसे ऐड करते हो इसके इफेक्ट को हटाने के लिए, मतलब ये यहां से हटाया जाता है। ठीक है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। फाइनल डिविडेंड अगर आपको गिवन हो, या फिर डिविडेंड पेड गिवन हो, या फिर इंटरिम डिविडेंड गिवन हो, बात एक ही रहेगी, ट्रीटमेंट आपको एक ही तरीके से करना है। आप इसे क्या करेंगे, आप इंटरिम डिविडेंड को और फाइनल डिविडेंड को पीबीटी में तो दिखाएंगे, और क्यों दिखा रहे हैं जी पीबीटी में, क्योंकि पीबीटी से इसे हटाना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे क्योंकि ये उस एक्टिविटी का पार्ट है। और फाइनेंसिंग में ये माइनस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है, और पीबीटी में ये ऐड होगा। और क्यों ऐड हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये पहले माइनस हो चुका है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तक आने में, तो उसका इफेक्ट हटाया जा रहा है। तो ये ट्रीटमेंट है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड का। अब देखते हैं बेटे परपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट को। देखिए ये दोनों फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड तो एक ही तरह से ट्रीट होते हैं, लेकिन परपोज डिविडेंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। परपोज डिविडेंड, बेटे परपोज डिविडेंड के हमेशा दो बैलेंसेस गिवन होंगे आपको। टू अमाउंट्स विल बी गिवन, ठीक है।
एक तो आपको गिवन होगा प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट, और एक आपको गिवन होगा करंट ईयर वाला अमाउंट। ये दो अमाउंट्स आपको गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का और करंट ईयर मतलब इस साल का। ध्यान से सुनना बेटे, आप जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में दो बैलेंसेस देखते हैं प्रपोज डिविडेंड के, तो जो करंट ईयर वाला है आप इसे कर देंगे बिल्कुल इग्नोर। ठीक है, करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को आपको कर देना है जी इग्नोर। और जो प्रीवियस ईयर वाला है इसी अमाउंट को, इस प्रीवियस वाले अमाउंट को ही आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और क्योंकि इसमें आउटफ्लो हुआ है तो बेटे आप इसे क्या करेंगे, लेस। और इसी अमाउंट को पीबीटी में भी लेकर जाएंगे और वहां इसे करेंगे आप ऐड। देखिए तीनों डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो फाइनली वही है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है और पीबीटी में ऐड होता है। बस प्रपोज डिविडेंड में करंट ईयर को इग्नोर करना होता है बैलेंस को, और हमें लेना होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को। अब ये बात कर लेते हैं कि करंट ईयर जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है उसे हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हमारा प्रपोज डिविडेंड एक ऐसा आइटम है जो पिछले कई सालों से इधर उधर दिखाया जा रहा है। कई बार इस प्रपोज डिविडेंड को दिखाया गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, कई बार इस प्रपोज डिविडेंड को कहा गया है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। कई सालों से इस पे प्रैक्टिकली बड़ी जद्दोजहद चल रही है। अब फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो ये कहता है कि देखिए प्रपोज डिविडेंड को आप कंटिंजेंट लायबिलिटी मानिए। कौन सी लायबिलिटी मानिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड आपको हमेशा पता है कहां देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा ऑलवेज गिवन अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, हमेशा ही आपको ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज में देखने को मिलेगा। अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज में देखने को मिल रहा है तो पहले बात कर लेते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। बेटे कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट डिपेंड करती है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। ये थी टेक्निकल भाषा, अब बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी कच्ची लायबिलिटी होती है जो एक इवेंट बेस्ड लायबिलिटी है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो हमें उस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट मैच्योर्ड, इट इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमें मिला कहीं से, बिल रिसीवेबल, हमने बैंक से उसे डिस्काउंट करा लिया। अगर सामने वाले व्यक्ति ने मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया तो जान तो बैंक किससे पैसा मांगेगा, मुझसे। तो ये जो बिल डिस्काउंटेड है बैंक से, ये मेरी बैंक की तरफ लायबिलिटी बन सकती है अगर
सामने वाले व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, ये होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है जी देखो प्रपोज डिविडेंड भी एक किस्म की कंटीजेंट लायबिलिटी है। अब हम पूछते हैं जी क्यों ऐसा, अब एक्सप्लेनेशन सुनिए उसकी। वो कहता है प्रपोज डिविडेंड भी तो एक ऐसा ही अमाउंट है जो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। प्रपोज डिविडेंड आप 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते वक्त अपनी बैलेंस शीट में डाल देते हो फाइनेंस मैनेजर के कहने पे, लेकिन ये पक्का तो नहीं है कि ये पे किया जाएगा। जवाब है हाँ। तो आप इसे पे तभी करते हो जब एजीएम में शेयर होल्डर इसे अप्रूव करता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है जी ये तो देखिए ये डिपेंड करता है ऑन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, तो इस वजह से ये एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। अब कई बच्चों के दिमाग में यहाँ ये आ सकता है सर लेकिन ऐसा भी तो होता है कि शेयर होल्डर कम अमाउंट कर दे या ज़्यादा अमाउंट कर दे, लेकिन इस बात की पक्का हो कि वो हाँ ही करे। बेटे नहीं, ये मना भी कर सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं शेयर होल्डर कि जी कोई जीरो कुछ भी मत दीजिए आप प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि ये भी एक इवेंट बेस्ड पेमेंट हो गई, तो इस वजह से इसे दर्जा दिया गया है कंटीजेंट लायबिलिटी का। अब हम प्रीवियस ईयर का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। ध्यान से समझिएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है। इसी वजह से प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंसेस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। अब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब देखो बेटे इसे यहां समझने की कोशिश करो। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक पूरे साल हमने काम किया, ठीक है, ये साल स्टार्ट हुआ है 2011 1 अप्रैल से और ये एंड होगा 2012 मार्च 31। 2011-12 में हमने प्रॉफिट कमाया और यहाँ हमने प्रपोज डिविडेंड बना दिया, लेकिन हमने इसे कंटीजेंट लायबिलिटी बनाया। तो बेटे देखो ये जो है कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड तो हुई नहीं। अब जब हम अगले साल आएंगे यानी कि मार्च 31 2013 तक, जब हम यहां आएंगे 2013 मार्च 31 तक, तो देखिए समस्या ये है, यहां फिर एक प्रपोज डिविडेंड बनाएंगे और उसे फिर कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे। इस साल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो बैलेंसेस हो सकते हैं, एक पिछले साल का और एक इस साल का। अब बेटे जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कि भैया उसकी पेमेंट होगी या नहीं, किस चीज़ पे, एनुअल जनरल मीटिंग में अगर शेयर होल्डर ने कहा कि इसकी पेमेंट कर दीजिए तो पेमेंट हो जाएगी, और अगर उन्होंने नहीं कहा तो पेमेंट नहीं होगी। मान लीजिए कि कह दिया, कहते के साथ ही इस साल हम इसे प्रॉफिट में से माइनस भी करेंगे और इस साल हम इसे पे भी करेंगे। तो बताओ प्रॉफिट में से माइनस कौन सा हुआ, पिछले साल का, और पे भी कौन सा हुआ, पिछले साल का। क्योंकि ये प्रॉफिट में से इस साल वाले प्रॉफिट में से माइनस हुआ है, इसी वजह से मैं इस साल वाले पीबीटी के वर्किंग नोट में इसे ऐड करवा रहा हूं, और क्योंकि इसका आउटफ्लो भी इसी साल हुआ है पैसे का, तो इसी साल के कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैं इसे लेस भी करने को बोल रहा हूं। ये लॉजिक है कि हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को ही लेना होता है। करंट ईयर वाला अमाउंट बताइए, ना प्रॉफिट में से माइनस हुआ इस साल, ना वो पे हुआ इस साल, तो जब उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो हटाए क्या और दिखाए क्या। अब बेटे ये प्रपोज डिविडेंड अगले साल जाके ठीक इसी तरह से प्रॉफिट में से माइनस होगा और पे होगा। इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को सरासर इग्नोर करना है और सिर्फ क्या लेना है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा।
कुल मिला के अभी तक 3 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करा दी। इन 3 एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हमने बात की थी कि डेट ऑफ इशू और रिडम्पशन, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इससे आप सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड, ये बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये माइनस होगा। इसके अलावा आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इफेक्ट को हटाएंगे, क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। डिविडेंड पेड की, डिविडेंड की अगर बात करें तो 3 तरह के आते हैं, परपोज, फाइनल और इंटरिम। तीनों का ट्रीटमेंट सेम, एक पीबीटी में प्लस होते हैं और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होते हैं। बस परपोज डिविडेंड में आपको 2 अमाउंट गिवन होते हैं और इनमें एक ही अमाउंट होता है, तो जिसमें सिंगल अमाउंट है वो तो वही ऐड और लेस हो जाएगा। परपोज डिविडेंड में आपको सिंगल अमाउंट बनाना पड़ता है, करंट ईयर का इग्नोर करना होता है और लेना होता है जी सिर्फ प्रीवियस ईयर का। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। तीनों एडजस्टमेंट्स में हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना होता, तो एक टाइप की एडजस्टमेंट्स हमने कर ली जिसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना होता। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे टाइप के एडजस्टमेंट्स कराऊंगा जिसमें आपको अकाउंट बनाना होता है। इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी वेरी मच।